हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वैद आईसीएस। वैद आईसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने हमारा ये वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको ये बात बताने की कोशिश की थी कि बीआरआई प्रोजेक्ट फेल क्यों हुआ, और जब बीआरआई प्रोजेक्ट फेल हो गया तो उसकी जगह पर चाइना ने कैसे अपना एक दूसरा जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश की है इन द फॉर्म ऑफ जीडीआई। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे अब बीआरआई धीरे धीरे कर करके जगह जा रहा है और उसकी जगह ले रहा है जीडीआई। और इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब ये दोनों, एक तरफ बीआरआई है एक तरफ जीडीआई है, तो क्यों बीआरआई गया, क्यों जीडीआई आया, ये बात पिछली वीडियो में देखी। इस वीडियो में हम लोग इन दोनों के मूल भावना के बीच में अंतर देखने की कोशिश करेंगे। हम लोग देखेंगे कि इन दोनों ही बीआरआई प्रोजेक्ट और जीडीआई के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। अभी तक आपने अगर ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर जा करके इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग जीडीआई की, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव की, और कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस देखने की कोशिश करते हैं बीआरआई में और जीडीआई में। बीआरआई और जीडीआई में कुछ फंडामेंटल, कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, इनको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला जो इसमें डिफरेंस है वो तो यह है उनके लॉन्च का समय, कि जब इसको लॉन्च किया गया उस समय दुनिया की जियोपॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी और दुनिया की जियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। अगर जियो इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो बीआरआई तब लॉन्च किया गया जब दुनिया में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुकी थी। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आप जानते हैं कि 2008-9 में आई थी और इसका असर दुनिया में अगले 10 साल तक रहा, और 2013 में इन्होंने लॉन्च किया बीआरआई प्रोजेक्ट को। और वो क्यों लॉन्च किया गया, देखिए आपको पता है कि उस दौरान 2008-9 के पहले दुनिया भर में एक इकोनॉमिक बूम पीरियड चल रहा था। तो कमोडिटी बूम भी था। कमोडिटी बूम का मतलब जितने भी कमोडिटीज थे, खासकर से ऑयल, उनके प्राइस बढ़ रहे थे। तो प्राइस बढ़, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा था दुनिया भर में डेवलपमेंट हो रहा था, तो ऑयल की डिमांड थी, तो उनकी प्राइसेस बढ़ रहे थे। लेकिन ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आने के कारण हुआ क्या, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होने के कारण कमोडिटी प्राइस में गिरावट आने लगी। और ये जो छोटे छोटे कंट्रीज थे, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज थे जो कि कमोडिटीज बेचकर अपना काम करते हैं, उनका आपको कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब होते हुए धीरे धीरे दिख रही थी। चाइना ने इसको एक अवसर की तरह से देखा और सोचा कि यही समय है कि जबकि इन देशों में, इन डेवलपिंग कंट्रीज में अपना जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाया जा सकता है। उनके पास में पैसे नहीं है अपने प्रोजेक्ट्स को करने के लिए, हम वहां पर उनको फाइनेंस कर सकते हैं उनके प्रोजेक्ट्स को और अपना जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं। तो ग्लोबल साउथ में अपने जोन ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद चाइना ने ये इनिशिएटिव लिया बीआरआई को लॉन्च करने का। लेकिन इसी के जगह अगर आप जीडीआई की बात करें तो जीडीआई कब आया है, जब दुनिया कोविड-19 पैंडेमिक से परेशान है। और कोविड-19 पैंडेमिक से सिर्फ परेशान ही नहीं है, एक और बड़ी चीज हुई है, और वो ये कि दुनिया का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि चाइना को कोविड-19 पैंडेमिक के लिए जिम्मेदार मानता है। दुनिया में कुछ लोग हैं जो कि इस प्रकार की थ्योरी चलाते हैं, जिनका कहना है कि ये जो कोविड-19 का वायरस था वो चाइना के वुहान लेबोरेटरी से ही बाहर निकला था और चाइना की लापरवाही के कारण पूरी दुनिया भर में फैल गया। कुछ लोगों का कहना है कि लापरवाही, कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि चाइना ने जानबूझ करके फैलाया। अब चाइना और हालांकि इसको काउंटर करता है, जो भी है। इससे हुआ क्या कि चाइना की इमेज काफी टार्निश हो गई। तो अपनी इमेज मेकओवर के लिए भी उनको इस तरीके के एक इनिशिएटिव की जरूरत थी जो ज्यादा इंक्लूसिव हो, ज्यादा मल्टीलेटरल हो। तो उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव इस समय में लॉन्च किया। प्लस उन्होंने एक और चीज का ध्यान रखा कि जो प्रोजेक्ट होना चाहिए वो एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो एक ऐसा प्रोजेक्ट बना ही चुके हैं ऑलरेडी बीआरआई, लेकिन उससे उनकी इमेज ठीक नहीं हुई थी। इससे कंट्रीज डेट ट्रैप में फंस रही थी, ज्यादातर प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिकली वायबल नहीं थे। तो अब वो ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए आपने देखा कि अब इस बार उन्होंने की प्रायोरिटी एरियाज बदल दिए और उसमें आपने एक भी पिलर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं देखा होगा। इसके बाद देखिए
दूसरी चीज की बात करें, ये तो जियो इकोनॉमिक कंडीशन थी, अब जियो पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें कि बीआरआई के समय जियो पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी और जीडीआई के समय जियो पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी। बीआरआई तब लॉन्च किया गया था जब अमेरिका ने अपनी एक नई स्ट्रैटेजी लॉन्च की थी जिसका नाम था पाइवॉट टू एशिया। पाइवॉट टू एशिया स्ट्रैटेजी, इसका मतलब क्या होता है? पाइवॉट टू एशिया स्ट्रैटेजी का मतलब यह था कि उसके पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका का जो फोकस होता था एशिया में वो होता था मिडिल ईस्ट रीजन। उन्होंने अपना पूरा ध्यान, पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी केंद्रित कर रखी थी मिडिल ईस्ट रीजन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उस समय दुनिया ऑयल इकोनॉमी से चल रही थी और उनको ऑयल की नीड हुआ करती थी, इसलिए वो उस रीजन में अपना जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा करके रखते थे। उन्होंने इराक, कुवैत, अफगानिस्तान, लीबिया, इन देशों में वॉर की और काफी सारे देशों के इंटरनल पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करके रखा और यहां पर अपने बड़े मिलिट्री बेसिस बना करके रखे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि राइज ऑफ चाइना हो रहा है, तो राइज ऑफ चाइना को देखते हुए उनको समझ में आया कि अब हमको अपना फोकस शिफ्ट करना होगा टुवर्ड्स चाइना। तो चाइना को काउंटर करने के लिए उन्होंने पाइवॉट टू एशिया स्ट्रैटेजी लॉन्च की और अपने यहां पर पार्टनरशिप बिल्डिंग शुरू की। साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों को उन्होंने इस पाइवॉट टू एशिया स्ट्रैटेजी में अपना पार्टनर बनाया। ये पाइवॉट टू एशिया स्ट्रैटेजी बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के समय लॉन्च की गई थी। तो चाइना को ये बात समझ में आ गई कि हमको काउंटर करने के लिए ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, तो हम भी इसको काउंटर करने के लिए और फर्दर कुछ नई स्ट्रैटेजीज बनाए। तब उन्होंने बीआरआई लॉन्च किया और अब जीडीआई जब लॉन्च किया गया है, इस समय अमेरिका एक दूसरी स्ट्रैटेजी को लेकर आया है। अमेरिका ने अपनी पाइवॉट टू एशिया स्ट्रैटेजी को और बड़ा कर दिया है। अब वो सिर्फ एशिया पैसिफिक की नहीं, अब वो इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं। अब वो पैसिफिक ओशन की ही नहीं, अब वो इंडियन ओशन और उसके अराउंड की कंट्रीज को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। किस इनिशिएटिव में उनको शामिल करके चाइना को काउंटर किया जाए। तो ऐसे में उनको समझ में आया कि अगर हमको काउंटर करने के लिए ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं, तो हमें भी इसके काउंटर में कोई मेजर लेना होगा, कोई बड़ा कदम उठाना होगा। तब उन्होंने जीडीआई को लॉन्च किया। इसके अलावा देखिए और भी कुछ हुआ। चाइना की जो डोमेस्टिक प्रायोरिटीज हैं वो भी अब तक बदल चुकी थी। चाइना की डोमेस्टिक प्रायोरिटीज की बात करें तो सबसे पहली तो बात ये थी कि उनके देश के अंदर में डोमेस्टिक कंडीशन क्या बन रही। पहली डोमेस्टिक कंडीशन है कि उनका बजट डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है। कितना बजट डेफिसिट? बजट डेफिसिट की हम लोग बात करें तो जहां कभी आज से 10 साल पहले वो 2-3% हुआ करता था, वो अभी कोविड पैंडेमिक के समय में बजट डेफिसिट की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, फिस्कल डेफिसिट, मैं और तरीके के डेफिसिट्स की बात नहीं कर रहा। बजट डेफिसिट इनका 2020 में बढ़कर 8.5% के आसपास पहुंच गया, जो कि अभी फिलहाल 2023 में कम होकर के 6% है। लेकिन फिर भी आज से 10 साल पहले जो बजट डेफिसिट 2-3% हुआ करता था वो तो बढ़ गया 6% के आसपास। तो बजट डेफिसिट को ध्यान में रखते हुए उनको नए इनिशिएटिव्स लेने पड़े। इसके अलावा चाइना में एक और नया 5 ईयर प्लान शुरू हुआ, 14th 5 ईयर प्लान। देखिए यूएसएसआर से कॉपी करके, यूएसएसआर में 5 ईयर प्लान चला करते थे, उसको कॉपी करके चाइना ने भी 5 ईयर प्लान इनिशिएटिव्स लिए थे और इंडिया ने भी। इंडिया ने 5 ईयर प्लान्स लॉन्च करने अब बंद कर दिए हैं। हमने प्लानिंग कमीशन ही बंद कर दिया, उसकी जगह नीति आयोग शुरू कर दिया। चाइना में आज भी 5 ईयर प्लान घोषित किए जाते हैं। तो उनका उस समय जो 14वां 5 ईयर प्लान आया, पंचवर्षीय योजना आई, उसमें 2 की पिलर्स रखे गए। पहला ये, उसमें कहा गया कि अब सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर में ध्यान देना है। ऐसा इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि लगातार बना रहे, ऐसा नहीं कि कुछ समय तक चले इकोनॉमिक ग्रोथ और फिर रुक जाए। सतत आर्थिक विकास होना चाहिए। और दूसरा, उसके लिए हमको अब ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना होगा जो कि फाइनेंशियली वायबल हैं, इकोनॉमिकली वायबल हैं, ऐसे ही वेंचर्स में इन्वेस्ट करना है। तो बीआरआई तो काम ही यही कर रहा था, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा था जो कि इकोनॉमिकली वायबल ही नहीं है। हम्बन टोटा की ही आप एग्जांपल ले लीजिए। फिर काफी सारे लोग तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं कि वो भी कोई इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर में हमेशा आतंकवाद रहेगा, हमेशा स्ट्रगल बना रहेगा, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। तो सीपेक कहां से इकोनॉमिकली वायबल बन पाएगा? चाइना का पैसा वेस्ट हो जाएगा वहां पर।
चाइना के अंदर के ही अब एक्सपर्ट्स ऐसी बातें करने लगे हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो डोमेस्टिक कंडीशंस उनकी ऐसी बन रही थी कि अब बीआरआई की जगह पर कुछ नया इनिशिएटिव लॉन्च करना चाहिए, तब जीडीआई आया है। और देखिए बीआरआई और जीडीआई में एक सिंबॉलिक डिफरेंस भी है जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया कि जहां बीआरआई के प्रोजेक्ट्स कजाकिस्तान और इंडोनेशिया में लॉन्च किए गए थे, जो दिखाता था कि चाइना शायद एक चाइना सेंट्रिक ग्लोबल ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे दुनिया के देशों में चाइना को लेकर सस्पिशन उठ रहा था। चाइना ने इस बार वो गलती नहीं की। चाइना ने इस बार अपने आप को ज्यादा इंक्लूसिव दिखाने की कोशिश की है। वो एक मल्टीलेटरल एंगेजमेंट दिखाना चाहता है, इसीलिए जीडीआई की लॉन्चिंग उसने इस बार यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जाकर की। ये भी एक डिफरेंस है। ऑपरेशनलाइजेशन की बात करें तो किस प्रकार से ये ऑपरेशनल होगा, इसमें भी डिफरेंस है। कौन सी एजेंसी दोनों को इंप्लीमेंट करने वाली है, फाइनेंसिंग कैसे होने वाली है, इसमें भी डिफरेंस है। देखिए कोऑर्डिनेशन की बात करें तो पहली चीज, जीडीआई का पूरा कोऑर्डिनेशन देखने वाला है चाइना का मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ये जो भी मैंने आपको जीडीआई का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाया था, ये उनकी चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट पर ही था। तो इसको पूरी तरीके से मैनेज करेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अफेयर्स ऑफ चाइना। वही बीआरआई की बात करें तो बीआरआई के लिए एक अलग से कमीशन बनाया गया था जिसका नाम था एनडीआरसी, मतलब नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन। ये इसको इंप्लीमेंट कर रहा था, उसकी देखरेख कर रहा था। जीडीआई जहां ज्यादा स्ट्रीमलाइंड होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा, काफी स्ट्रीमलाइन तरीके से उसका इंप्लीमेंटेशन होगा। वहीं बीआरआई आप जानते हैं काफी फ्रैगमेंटेड प्रोजेक्ट था। वो गलती अब ये दोबारा नहीं करने वाले। इसके अलावा देखिए जीडीआई को देखने का काम और कौन कर रहा है, चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी यानी कि सिडका, इसको इस जिम्मेदारी दी गई। ये भी काफी पहले बना लिया गया था। बीआरआई के समय में भी सिडका का कुछ ना कुछ रोल हुआ करता था, लेकिन तब इसकी जिम्मेदारी बहुत कम थी। अब इसकी जिम्मेदारी काफी बढ़ा दी गई है, पूरा का पूरा जीडीआई मॉनिटर करने की जिम्मेदारी इसी एजेंसी की रखी गई है। तो सिडका हो गया। इसके अलावा देखिए मैंने आपको बताया कि इसमें मल्टीलैटरलिज्म को ध्यान में रखा गया है और ज्यादा इंक्लूसिव अप्रोच के साथ में ये जीडीआई इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसके की फोकस एरियाज भी अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रह गए हैं बीआरआई की तरह। बीआरआई में जहां पर पूरा ध्यान सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के ऊपर था, वहीं अब जीडीआई में जो की फोकस एरिया है वो बदल करके क्या हो गया है कि अब वो पॉवर्टी रिडक्शन करेंगे, फूड सिक्योरिटी, पैंडेमिक रिस्पॉन्सेस, क्लाइमेट चेंज, ये सब इनिशिएटिव्स रख दिए गए। फाइनेंसिंग की अगर बात करें तो फाइनेंसिंग भी काफी बदली हुई है। जहां पिछली बार इसकी फाइनेंसिंग अलग अलग एजेंसीज कर रही थी, इस बार जीडीआई की जो ज्यादातर फाइनेंसिंग है वो देखिए ये फंड करने वाला है जिसका नाम है ग्लोबल डेवलपमेंट एंड साउथ साउथ कोऑपरेशन फंड। ग्लोबल डेवलपमेंट एंड साउथ साउथ कोऑपरेशन फंड, ये फंड एक अलग से जो तैयार किया गया था वो इस बार जीडीआई के प्रोजेक्ट्स को फंड करने वाला है। एक और बहुत बड़ी चीज है, बीआरआई में जहां बड़े लोन्स दिए जाने थे, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स दिए जाने थे, अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स पर दिए जाने थे, जो ज्यादातर जगहों पर आप देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक के इंटरेस्ट रेट से काफी ज्यादा था, इसीलिए उनकी आलोचना हो रही थी। इस बार इन्होंने लोन्स का चक्कर ही नहीं रखा है। इस बार इन्होंने कहा कि लोन नहीं देंगे। लोन कब देंगे, जबकि कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी, तो इमरजेंसी लोन्स का प्रावधान है, लेकिन जनरल लोन्स का कोई प्रावधान नहीं है। जो भी यहां पर फाइनेंसिंग हो रही है वो एड दिया जाएगा, जस्ट लाइक द मार्शल प्लान। ये यहां पर एड देने की बात कर रहे हैं, ग्रांट्स देने की बात कर रहे हैं। ग्रांट्स में और लोन्स में अंतर होता है। लोन को रीपे करना होता है, ग्रांट्स को रीपे नहीं करना होता है। जिसको दे दिया गया उसका तो ग्रांट्स दिया जाएगा, ग्रांट्स दिए जाएंगे। इस बार लोन का चक्कर ही नहीं रखा गया, फाइनेंशियल एड्स। तो इस पर ट्रांसपेरेंसी की कोई बात नहीं। देखिए होता क्या था, काफी बार ये आलोचना हुई कि बीआरआई में जो प्रोजेक्ट्स रखे गए थे और जो फाइनेंसिंग हो रही थी उसमें काफी ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी। कैसे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी? अब आप एक बात समझिए, वर्ल्ड बैंक अगर किसी कंट्री को फॉर एग्जाम्पल 5% के इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रहा है और चाइना उससे भी बड़े अमाउंट का लोन वर्ल्ड किसी कंट्री को दे रहा है, लेकिन उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट रख रहा है 10%। वर्ल्ड बैंक जब किसी कंट्री को लोन देता है तो काफी सारी असेसमेंट करता है, देखता है कि किस कंट्री की कितनी आर्थिक क्षमता है, क्या उनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी है, वो कितना रीपे कर सकते हैं, उसी के हिसाब से उनको लोन दिया जाता है। चाइना ने वो सारी चीजों को ध्यान में नहीं रखा और उनकी कैपेसिटी से ज्यादा लोन दिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा रखा।
अब एक बात समझिए, ये काम अगर किसी देश में होगा, मान लीजिए कि श्रीलंका को ऐसा कोई लोन दे रहे हैं, तो श्रीलंका की सरकार को नहीं पता कि ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं है, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, वो ऐसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन क्यों ले रही है, जबकि उससे पता है कि उनके देश को आगे चल करके प्रॉब्लम हो सकती है। किसी भी देश में अगर ऐसा होता है तो उस देश में एनजीओज होते हैं, ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं, वहां पर भी मीडिया होती होगी, वो नहीं देखती होगी कि जब तुमको वर्ल्ड बैंक से 5% पे लोन मिल सकता है, तुम क्यों चाइना से 10% पे लोन ले रहे हो। तो ये सारी मीटिंग्स हुआ करती। बीआरआई के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स पर्दे के पीछे एक ओपेक तरीके से उनकी डील साइंस हुई। जितनी भी बीआरआई प्रोजेक्ट्स की डील साइन हुई है, कहा जाता है कि गवर्नमेंट के साथ में चाइना ने गुप्त बैठकें की और उसको पब्लिक डोमेन में नहीं आने दिया, और उसके बाद प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया। बाद में उसके डॉक्यूमेंट धीरे धीरे करके पब्लिश किए गए। तो इसीलिए कहा जाता था कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जीडीआई में जब कोई लोन ही नहीं है, लोन ही नहीं, तो अकाउंटेबिलिटी की बात ही खत्म। तो ये वाली प्रॉब्लम भी इस तरीके से करके चाइना ने सॉल्व कर दी। तो ये डिफरेंस था आपने अभी तक जो देखा कि जीडीआई में और बीआरआई में क्या डिफरेंस था। क्या जीडीआई जो लॉन्च किया गया है, इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये चाइना का नया मार्शल प्लान है? क्या मार्शल प्लान के साथ में इसकी कोई तुलना की जा सकती है? देखते हैं। देखिए, मार्शल प्लान अभी मैंने आपको समझाया था कि मार्शल प्लान क्या था, किस कंडीशन में आया था। यूरोप को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से तबाह हुए यूरोप को उबारने के लिए आया, और उसमें ज्यादातर एड्स शामिल थे, उसमें ग्रांट्स शामिल थे, बड़े लोन्स नहीं थे उसमें। हाँ, बाद में जरूर ग्रांट के ऊपर में कुछ लोन्स दिए गए, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी, उनकी मात्रा बहुत कम थी। मैंने आपको इसका अमाउंट बताया। मार्शल प्लान में जहां 13.5 बिलियन डॉलर, जो कि आज का 178 बिलियन डॉलर होता है, वो दिया गया। बीआरआई का स्केल काफी बड़ा है, 1 ट्रिलियन डॉलर से, लेकिन उसमें लोन्स थे बीआरआई में। वहीं मार्शल प्लान में लोन नहीं शामिल थे, ग्रांट्स थे। यही सेम चीज अब जीडीआई करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये कह सकते हैं कि जीडीआई का इंपैक्ट वैसा ही होगा जैसा कि मार्शल प्लान का है, मार्शल प्लान का हुआ था? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही हमको बताएगा। लेकिन एक और बात यहां पर आती है कि इसका प्रभाव भारत के ऊपर क्या पड़ेगा। देखिए, भारत को यहां पर और ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो ड्रैगन है हमारे सर के ऊपर में बैठा हुआ, इसने एक बार भारत को धोखा दिया है। चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस इंडो चाइना रीजन में और आगे चलकर पूरी दुनिया भर में भारत के लिए शायद किसी प्रकार का कोई नुकसान लेकर के आ सकता है। यह हमारे लिए परेशानी का सबब हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है चाइना का जब जब राइज हुआ है, चाइना ने हमको पीठ के पीछे खंजर भोंका है। चाहे वो 1962 में आपने देखा हो कि अक्साई चिन उन्होंने हमारे यहां से कब्जा लिया, और अभी हाल फिलहाल जो आप लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं, कभी गलवान हो जाता है, कभी डोकलाम हो जाता है, कभी तवांग में आ जाते हैं, कभी आपको सुनने को मिलता है कि अरुणाचल प्रदेश की अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने कुछ गांव भी बसा लिए हैं, कभी ये सुनने को मिलता है। कभी आप ये देखते हैं कि चाइना में ओपनली डॉक्यूमेंट पब्लिश हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि 2025 तक ताइवान और 2040 तक अरुणाचल प्रदेश कब्जा कर लिया जाएगा। अगर इस तरीके की उनकी भावना रहती है और चाइना का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ता है, तो ये भारत के लिए खतरे की बात है। इसको काउंटर करने के लिए भारत को अभी से इनिशिएटिव्स लेने की आवश्यकता है। ऐसे में भारत का INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, इंडिया के द्वारा शुरू की गई जो इंडो अफ्रीकन यूनियन डील है, जो एसोसिएशन है, इस तरीके की जो और तमाम सारी परियोजनाएं हैं जिसमें इंडिया भी अपने जोन ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे इनिशिएटिव्स हमको और ज्यादा लेने। और अगर इस प्रकार के इनिशिएटिव्स हम लोगों ने टाइमली नहीं लिए, चाइना का जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये आगे चलकर भारत के लिए कई खतरे उत्पन्न कर सकता है। आज के विषय से जुड़ा हुआ ये एक फिल्म्स का क्वेश्चन है, इसको आप करने की कोशिश करिएगा। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको करने की कोशिश करिए। उसका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा।